खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात सबसे पहले करवा लिए गए। जहाँ भी जाते हम हमेशा के लिए हम पे हमले होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त जो है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज हम बात करेंगे। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात सबसे पहले करवा लिए गए और इन बल्दियाती इंतखाबात में कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, यानी कि अब तहसील कौंसल्स का जो एक तरीक़ाकार अपनाया गया था उसके और कौंसलर से लेकर तमाम तर इंतखाबात जो हैं वो इस वक्त हो रहे हैं। तकरीबन 3164 में से उसके नताइज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन पहुँच गए हैं और वहाँ से अब ऐलानात हो रहे हैं। लेकिन जो लीड कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में वो इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है। 19 नशिस्तों के साथ तहसील कौंसल्स की, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है वो कर रही है, और बाकी जमातें उसके बाद हैं अवामी नेशनल पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है वो 2 नशिस्तों के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कहीं नज़र नहीं आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में। तो मामला ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े इस वक्त लीड कर रही है, तो जो बाकी अपोजिशन की जमातें हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जिन्होंने काफ़ी वहाँ रैलीज़ भी की और उसके बाद ये लग रहा था कि शायद एक बेहतर नताइज जमात इस्लामी जो है वो देगी, लेकिन वो भी नज़र नहीं आई। और सबसे जो अहम सवाल है वो है इस वक्त ख़ुद सूबाई हुकूमत जो पिछले तकरीबन 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में है, और 8 साल की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात में पीछे है, और JUIF जो PDM लीड भी करी है KPK के अंदर, वहाँ वो कामयाब हो रही है। वजूहात पर 2 तरह से बातें हो गई हैं, और वो 2 बातें जो हुई हैं और उस पर एक तो शिबली फराज साहब वो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने कहा कि PTI वर्सेस PTI ये मुकाबले हो रहे थे, वरना तो हम जो है वो तकरीबन 90% सीट्स जीत सकते थे। दूसरा महंगाई के मामले को, जिसको हर एक शख्स ये बात कर रहा है, लेकिन हुकूमत कह रही है जी पूरी दुनिया में महंगाई है, और ख़ुद आज जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि महंगाई बिल्कुल है और इसी महंगाई की वजह से लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है। तो हम इस पर बात करेंगे। अवामी नेशनल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया, और मर्दान तो लग रहा था जो वन साइड कहीं और होना चाहिए, वो अवामी नेशनल पार्टी कामयाब भी हो गई है। तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ अखुंदजादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, और सेनेटर जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। जाहिद खान साहब, आपसे आगाज़ करते सर, बहुत शुक्रिया। अवामी नेशनल पार्टी को भी अभी तक जो हमारे पास नताइज हैं वो तो तकरीबन 8 हैं। आप थोड़ा सा नताइज के हवाले से भी अपनी पार्टी के बताइएगा जो तहसील में बरतरी आपको हासिल है। दूसरा ये है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़रा ख़ुद बात कर रहे हैं PTI के, वो कह रहे हैं कि एक तो महंगाई है, दूसरा PTI वर्सेस PTI है। बुनियादी आपको क्या वजह लगी है आज के नताइज में? देखिए, चूंकि वो जितना भी माजूरत करे, जो जितने भी वो हिले बहाने बना दे, उससे कोई काम नहीं चलेगा। आपको पता है कि उनके 9 साल हुए हुकूमत के खैबर पख्तूनख्वा में। ये 9 साल बहुत बड़ी हुकूमत है। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 9 साल या 10 साल हुकूमत नहीं मिले है खैबर पख्तूनख्वा में। लोगों ने देखा पहले तो यही था कि जो हमारे साथ तो मामला और है। आपने देखा होगा 2013 में हम अपने लाशें उठा रहे थे शहीदों के, और पार्टी इलेक्शंस कर रहे थे। इसी तरह 2018 में हमारे साथ भी वही हुआ था। आपने आदमी बिलो बेचारे को देखा, वो शहीद हुआ, और ये एक पैगाम हमें दिया कि आपको हम इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। ये इसी तरह अभी 2021 में जब अभी DI खान में हमारे कैंडिडेट को जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी था और तहसील का उम्मीदवार भी था, उसको शहीद किया गया। फिर बाजोड़ में अभी कल जो अटैक वहाँ पे जो बम फटा है हमारे गाड़ी पे, उसमें हमारे यंग लड़के उसमें शहीद हुए हैं। तो ये हमारे लिए तो कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है कि हमें एक प्लेन फील्ड वो मिला है और हमने उस पर इलेक्शन लड़ा है। हमने तो हमेशा के लिए, यानी जब से ये तालिबान वाला चक्कर है या अफगानिस्तान वाला चक्कर है, हमें कोई भी ऐसा दिन हमें नहीं मिला है कि हमने सही तरीके से अपना जलसा किया है, जुलूस निकाला है या मुजाहरे की, या आवाम के साथ हम जा चुके हैं। क्योंकि जहाँ भी जाते हम हमेशा के लिए हम पे हमले होते हैं। तो हमें समझ नहीं आती कि हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों है, और रियासत फिर क्या करते हैं। रियासत हमें तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे रहे। हमारा तो रियासत से बहुत बड़ा गिला है कि हमने अगर 2009 से
हमने तालिबान का या जो कब्जा कर रहा था पाकिस्तान पे, पाकिस्तान का झंडा उतारा था, और उसके लिए हमने जो कुर्बानियां दी शायद हमारे और किसी पार्टी ने इतने नहीं दिए। 1200 हमारे लोग शहीद हो चुके हैं। तो हमारे साथ तो अभी वही सूरत हाल भी चल रहा है। लेकिन जहां तक अभी इस इलेक्शन की बात है, तो ये पीटीआई वाले ने तो बात सही की, लेकिन इमरान खान को भी मनवा दें। आपने बिल्कुल सही बात की कि वो कहते पूरी दुनिया में महंगाई है इस वक्त, जो बेरोजगारी है पाकिस्तान में खासकर, और हमारा सूबा जो सटक कह रहा था कि जी वहां पे तो कोई कच्चा मकान ही नहीं है। तो जब उनके वजीर एक तरफ ये बातें करते हैं, दूसरे तरफ वजीर आप यही कह रहे चाहे कि अभी मान लिया कि जो महंगाई है और महंगाई की वजह से, और ये मैं बता दूं कि अभी भी आपको याद होगा कि ये रूल्स के सारे वायलेशन किए। अब जाहिद साहब, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है और हमारी कारकर्दगी बेहतर है, सिर्फ महंगाई की वजह से लोगों ने हम पर जो है वो महंगाई का अपना एक रद्द अमल दिया है इस पर। अच्छा, मैं अखुंज़ादा चटान साहब से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना, जी खान साहब, आप एक बात मुझे आप बता दें कि जो नेब का जो चेयरमैन बैठा हुआ है वो तो एक कठपुतली है। अब इनने जितने करप्शन किया शायद ये कभी पहले हुआ नहीं है। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कहते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुई है। बहुत सारे, चले मैं चाहूंगा इस पे हम बात करें, तफसीली बात करें इस पे। खान साहब, अब्दुल जलील हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम फे के। जलील साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। इस वक्त क्योंकि लीड कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में आपकी जमात, हम बात करते हैं उमैर यासिर साहब, हमारे ब्यूरो चीफ जो है पेशावर के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे ये तफसीली तजिया लेते हैं कि पेशावर की जो है वो तो कारकर्दगी कदर मुख्तलिफ, बाकी तो बहुत सारे ज़िलों में कुछ और था, लेकिन पेशावर ही बदला है, तो उसकी भी वजूहात जानते हैं। अखुंज़ादा चटान साहब, एक जानिब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो है वो इलेक्शन कमीशन से बात कर रही है कि प्रिजाइडिंग अफसरान अभी तक नहीं हैं, वो तो मालूम नहीं हो पा रहा है वो कहाँ गायब हो गए। एक तो आप लोगों की ये बात थी, दूसरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग रहा था कि इस बल्दियाती इलेक्शन में KPK में अपनी कोई कारकर्दगी दिखाएगी, वो नज़र नहीं आ रही है। क्या वजूहात हुई इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है तो हमारा पुख्तनख्वा इस तरह का है कि वहाँ पे पूरी पुख्तनख्वा पे किसी का भी वोट बैंक नहीं है। पूरी पुख्तनख्वा से एक जमात भी ऐसा नहीं है कि जीतते हैं। कोई कहाँ से जुनूबी अजला से जीतते हैं, कोई पेशावर वैली से जीतते हैं, कोई मलकंड से जीतते हैं, कोई हज़ारा से जीतते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो इंतखाबात होगी इसमें आप देख लेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये मौजूदा इलेक्शन का, तो इसमें PTI को दो तरह का शिकस्त हुआ। एक शिकस्त तो उसको ये हुआ, अखलाकी शिकस्त हुई, जो ये VM सामने लाए थे और बार बार दावे कर रहे थे कि देखिए जी हम तो इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाना चाहते हैं और हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में एक आज़ादाना इलेक्शन हो और हमेशा से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं इसका खात्मा हो जाए। हम तो ये दिन रात जो कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ इलेक्शन को साफ करने के लिए, लेकिन ये जो अपोजिशन है ये ठप्पे लगाते हैं, ये धांधली की पैदावार है और ये इस वजह से हमारा साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। तो इस इलेक्शन ने PTI के वो अखलाकी जवाज़ भी ख़त्म किया, क्योंकि इसमें PTI ने जो कुछ किया ना वो शायद ज़ियाउल हक़ के जो रेफरेंडम था इसमें भी ऐसा नहीं हुआ होगा। इनके हर मिनिस्टर को इलेक्शन कमीशन से बाकायदा जुर्माने मिले। उन्होंने अनट्रेंड लोग बगैर किसी मुलाजिमीन के लोग ला के उनको बिठा दिए पोलिंग स्टेशनों में। रात की इलेक्शन शुरू होने से पहले उन लोगों ने ठप्पे लगाए, वो पकड़े गए, बाजोड़ में पकड़े गए। यानी वो हरबा इस्तेमाल किया जो जमहूरियत का कत्ल है, जो इलेक्शन की आज़ादी का कत्ल है। तो एक तो उसको ये अखलाकी शिकस्त हुई और दूसरी शिकस्त उसको हुई आवाम की तरफ से कि आवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। और ये जो हर्ब इस्तेमाल कर रही थी इसका वजह भी यही था कि उनको पता था कि हम गैर मकबूल हुकूमत है और हमें लोग वोट नहीं देंगे, इस वजह से वो हरबा इस्तेमाल कर रहे थे। और चलो शुक्र है कि हुकूमत ने या इसके किसी वजीर ने ये तो मान लिया कि इस मुल्क में महंगाई है, क्योंकि हमेशा से इन लोगों का दावा ये है कि बाहर की दुनिया में यहाँ पे महंगाई बहुत कम है, लेकिन ये नहीं बताते कि लोगों की आमदनी क्या है। अगर मेरा पर डे इनकम 10,000 है तो अगर मैं 200 का फ्यूल डाल दूँ तो वो तो मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा पर डे इनकम 500 रुपए का है
और मेरी इस बिल देता हूँ इतने महंगे, गैस का बिल, बिजली का बिल, फ्यूल का, हर चीज का इस तरह की, तो फिर वो महंगाई नहीं, ये तबाही है कि एक तरफ लोगों के पास वसाइल नहीं है, ज़राए आमदन खत्म हो रही है, तनख्वाही नहीं बढ़ रही है, और दूसरी तरफ 500% इंसानी जिंदगी की जो जरूरियात है, जो मेडिसिन, बिल्कुल ये वो चटान साहब बिल्कुल इस पे हम बात करते हैं, मैं अब्दुल जलील जान साहब का भी इस पे मौक़िफ़ लेते हैं क्योंकि नताइज के हवाले से अब क्या चीज़ें हैं। अब्दुल जलील जान साहब, इस वक्त क्या नताइज आप तक आ रहे हैं, और जो नताइज आ रहे हैं आपकी जमात उसको फ्री एंड फेयर समझ रही है, और अभी कुछ मामला ये भी हमारे सामने आ रहा था कि पेशावर के मेयर के लिए अभी तक मामला क्लियर नहीं हो पाए हैं, आप तक क्या खबरें हैं? हेलो जी अब्दुल जान साहब, आप सुन सकते हैं? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस वक्त नताइज जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो ये है कि तकरीबन 19 तहसील कौंसलों में आपकी जमात जो है वो कामयाब है, और कुछ नताइज अब आ रहे हैं, नताइज में ताख़ीर की भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आप तक क्या सर इत्तलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह जल्ल शानहू का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज तारीखी फतह मिली है और मौलाना फजल रहमान साहब के बयानियों को तकवीर मिली है। जहाँ नताइज की ताख़ीर को है, हुकूमत अपनी हरबे इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत ने इलेक्शन से पहले भी जो ड्रामा रचाया था, और जो बैलेट पेपर चोरी करने का जो हमने उनको मौके पे पकड़ा था, इस तरह और भी इलेक्शन के दिन जो कुछ हुआ, और अभी कल से जो हम सारी रात बैठे रहे पेशावर के इलेक्शन में, तो अभी तक हमें रिजल्ट नहीं दिए जा रहे हैं। 19 तो हमने क्लियर की हुई है, 5-6 सीटें ऐसी हैं जिस पर हमारे कैंडिडेट विनर कैंडिडेट हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत कितना हमें रोकेगी। तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमीयत उलमा इस्लाम ने जो तारीखी फतह हासिल की है, ये हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उस पर आदमी एतमाद है, महंगाई है, जो करप्शन है, जितनी भी जो 8 साल की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ हुकूमत का अवाम का रद्द-ए-अमल था, और मौलाना फजल रहमान साहब की बयानी मुझे सही। तो अब देखते हैं कि नताइज के हवाले से क्या वजूहात हैं। उमैर यासिर हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ हैं। उमैर, ये अब बात हो रही है कि जी कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान अभी तक नहीं नताइज लेकर पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन, फिर दूसरा ये कि मेयर के इलेक्शन के हवाले से, जो पेशावर के मेयर के इलेक्शन के हवाले से चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं, क्या आपके पास खबरें हैं उमैर? जी, जो आपने पहला सवाल किया है, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इल्जाम सामने आया है कि 14 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो अभी तक नताइज लेके मुतल्लिका जो आरोज हैं उनके दफ्तर में नहीं पहुंच सके हैं। हमने इस बारे में मुताबिक बार राब्ता भी किया है इलेक्शन कमीशन के हुकाम से, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक मुकम्मल इस बात पर खामोशी है, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तहरीरी एक दरखास्त दी। सिटी में जो पेशावर का एक सख्त तरीन मुकाबला था, और इसमें इस इलेक्शन से पहले ही एक बात वाज़ेह नजर आ रही थी कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो उम्मीदवार हैं वो एक मजबूत और एक पॉपुलर उम्मीदवार हैं। जो इनके वालिद सेनेटर हाजी गुलाम अली भी एक साबिक सेनेटर रह चुके हैं, और इससे पहले वो बल्दियाती इंतखाबात लड़ चुके हैं। और पेशावर के एक जानिब ये सेनेट के इलेक्शन थे, उससे पहले बल्दियाती इलेक्शन जो एक बड़ा बल्दियाती इलेक्शन माना जा रहा है, उसमें साथ ही साथ वहाँ हुकूमत जो बात कर रही है, हुकूमत ये कह रही है एक तो करप्शन के मामलात की, जैसे मैंने इब्तिदा में बात की, दूसरा ये है कि आज फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए गए पहली बार हुकूमत ने, और साथ ही साथ ही उन्होंने कहा कि जो निचली सतह पर इख्तियारात का मामला है वो भी हमने वादा किया और उसको भी पूरा कर रहे हैं। तो फिर ये तो जाहिद खान साहब एक अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि शफाफ इंतखाबात हैं, वो दावा करती हुकूमत, दूसरा कहती इख्तियारात भी होंगे अब निचली सतह पर, तो ये तो हुकूमत अपना बड़ा कारनामा कह रही है। देखिए जी, एक तो ये गलत कह रहे हैं इसलिए कि फ्री फूड रेगिंग इन लोगों ने किया और बहुत ज्यादा किया। इसने फंडिंग का अनाउंस किया। इसने, आपको याद होगा कि इमरान खान जब पेशावर जा रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिस दिया कि आप न जाइए क्योंकि वहाँ इलेक्शन हो रहा है, लेकिन उसने उस नोटिस की कोई परवाह नहीं की, वो चला गया। इनके सारे वजीर गली गली महल मालूम में फिरते रहे, लोगों की मिन्नती भी करते रहे और पैसा भी खर्च कर रहे थे। और आपको याद है कि एक ऑडियो आया हुआ है जो स्पीकर साहब असद कैसर का, कि वो कहते मेरे जेब में 70 करोड़ रुपए है, वो भी इन्हीं का है। तो ये ऐसे नहीं है।
ये जो जीते थे ना 2013-2018 में, वो किसके बलबूते पे थे? वो कई बक्से से भर के आए थे। आवाम तो इनको वोट दे ही नहीं रहे अभी, और इस वक्त भी इन्हें कोशिश की। अभी पेशावर का रिजल्ट रहे थे, बड़ाबेरा 7 तहसील है उसके अभी 26 पुलिस स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर गायब है, वो रिजल्ट नहीं लेके आ रहे जहां पे हम जीत रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जो मर्जी भी कहते, जो मर्जी की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो दस्का में इसको डस दिया था ना, उसके बाद इनको खौफ है कि जी, और अभी भी हमारे सूबे में बहुत जगहों पे हुई है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और शायद उनके भी फैसले आ जाए। तो ये एहसान तो आवाम पे न डालें, लेकिन सिर्फ बात यही है कि ये शौकत तरीन जो कह रहा था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, शौकत तरीन ने कुछ नहीं किया था। उस वक्त हमारी पीपल पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट थी, 18 अमेंडमेंट में हमने ये सब चीजें करवाई थी। इसे ये तो एक फाइनेंस मिनिस्टर था, इसकी क्या हैसियत थी कि ये कहता मैंने ये किया? ये जितना भी हमारे हर जनरेशन की जितना भी पैसा था ये भी हमने लिया था, और ये हमारी जो उस वक्त की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, मैं एक ही बात नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हुकूमत हमारे और पीपल पार्टी की थी, हमें नून लोग ने भी सपोर्ट किया था, और खासकर पंजाब ने माना था कि हमें एनएफसी अवार्ड में हिस्सा वो दे दे जो हमारे लिए मुश्किलात है। तो एनएफसी अभी हम देखते कि ये एनएफसी अवार्ड कर ये आपको ताकतवर समझ गए, तो अभी जो एनएफसी अवार्ड पीछे 9 साल से बंद है ना, ये भी दे देना तो फिर पता चल जाएगा कि वाकई ये सही कह रहा है। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त आपने देखा कि पीटीआई का सफाया हो चुका है वहां से, और लोग उसको ये जो एक वजीर है जो शौकत सरजई है, उसने कहा था कि हमें मालूम है कि हमें महंगाई ने खराब किया, और हकीकत भी है कि महंगाई ने और करप्शन का जाहिद साहब आप कह रहे हैं सफाया हो गया, लेकिन पीटीआई अभी भी सेकंड नंबर पे तो अभी लीड करी, लेकिन अभी नताइज आ रहे हैं। तो पीटीआई से ही जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद हैं, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हैं। बहुत शुक्रिया सैफ साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, ये क्या वजूहात हुई हैं? 2 वज़रा के अलग अलग बयानात, एक सूबाई वजीर कह रहे हैं महंगाई की वजह है, वफाकी वजीर कह रहे हैं पीटीआई वर्सेस पीटीआई है। तो एक तो जमात के मसाइल हैं, दूसरा फिर क्या पार्टी वाकई अब महंगाई के हाथों बल्दियाती इलेक्शन हार रही है? देखें, पहली बात तो यह है कि बल्दियाती इलेक्शन हार जाने वाली बात गलत है, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। पार्टी ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया है और एक बहुत बड़ी तादाद में नशिस्तें जीती हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि दीगर पार्टियों ने भी बड़ी तादाद में सीटें जीती हैं, और उसकी वजह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो तनासब यह है कि आज भी अगर आप तमाम पोल्ड वोट को जमा करें तो पीटीआई का जो ओवरऑल कुल वोट है वो बाला है। हमने अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने कुछ सीटें ली है, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने अपनी सीटों की तादाद में इजाफा किया है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी कुछ कम सीटें नहीं ली। बहुत कम जो है वो फर्क है दोनों पार्टियों की तादाद में। दूसरी बात यह है कि जहां तक वजूहात का ताल्लुक है, तो वजूहात तो देखिए इलेक्शन में कई वजूहात हो सकती है, क्योंकि ये एक इलाकाई सतह का इलेक्शन होता है, तो जात बिरादरी और जो जाती चपकलिश और छोटे इलाकाई लेवल के मसाइल हैं वो भी इसमें रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों ने नाराज होकर टिकट ना मिलने की वजह से पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, जिसकी वजह से कुछ सीटों पे हमें नुकसान हुआ है। और अगर आप आजाद उम्मीदवारों को देखें जिन्होंने ये मुख्तलिफ इलाकों में सीटें जीती हैं, तो उनमें से मेजॉरिटी पीटीआई के जिन्होंने टिकट ना मिलने की वजह से आजाद इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल गलत है कि पार्टी का सफाया हो गया। पार्टी अभी भी बहुत ही भरपूर अंदाज में वहाँ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, पेशावर की 5 MNAs की और MPAs की नशिस्तों में अक्सरियत तो सारी आपके पास है, फिर पेशावर के मेयर के लिए खासा सुना एक मार्जिन से इस वक्त JUI लीड कर रही है, तो एक सबसे बड़ी जो सीट है मेयर पेशावर, उसमें भी फिर उस तरह से कामयाबी नहीं हो पाई है, क्या वजूहात थी? देखिए, इलेक्शन इंतखाबात में कोई एक वजह नहीं होती, कई वजूहात हो सकती है। जैसे मैंने बताया, एक तो कुछ पार्टी कारकुनों की नाराजगी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी और उसने पीटीआई के वोटों पर असर डाला है, मनफी असर डाला है। उसके अलावा कुछ, जैसे मैंने बताया, इलाकाई लेवल की सियासत जो है वो गली मोहल्ले के लेवल पर बाज जो रिश्तेदारियां और इख्तिलाफात उनकी वजह से होते हैं, वो भी उसमें फैक्टर प्ले किया है। लेकिन ये मतलब हरगिज नहीं है कि
पीटीआई जो है वो कहीं खुदा न ख्वास्ता कमजोर हो गई है या बिल्कुल फारिग हो गई है उसकी तो सर, ये कारकुनान से और वर्कर्स के साथ ही पार्टी मजबूत होती है। अगर पार्टी के वर्कर्स को, कारकुनान को अगर क़यादत सूबाई और इलाकाई इंटैक्ट नहीं कर पाई है तो फिर तो 2023 के इलेक्शन में भी ये फिर नताइज उसी तरह से, क्योंकि आपको पता है वर्कर्स ही वोट निकाल कर लेकर आता है। बैरिस्टर सैफ साहब अगर MNA MPA के इलेक्शन लड़ रहे हो तो वो तो मुमकिन नहीं है कि आप हर घर में जाके लोगों को निकालें। तो अगर ये यहाँ मामला हो तो फिर तो असल तो चीज़ जान वर्कर होता है ना सर। अगर वो नाराज़ है तो फिर कैसे आप कहेंगे कि आप कामयाब हो सकते हैं? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि वर्कर ही पार्टी का असासा होते हैं, लेकिन वर्करों की नाराजगियां भी पार्टियों में चलती रहती है और उनको फिर जो है राजी भी कर दिया जाता है और फिर वो भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेते हैं। पीटीआई में भी इसी तरह के कुछ वाकयात माजी में भी हुए हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी कमजोरियों पर जो है कंट्रोल किया है। आने वाले इलेक्शन में मैं आपको बिल्कुल ये वसूख से कह सकता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से पार्टी के अंदर ये जो छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं, और देखिए बल्दियाती इंतखाबात जो है वो जरूरी नहीं है कि कौमी इंतखाबात अंदाज हो, अभी 2 साल का अरसा है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पार्टी अपनी इस कमजोरी को रिकवर कर लेगी और बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो सबक सीखा है उससे फायदा उठाते हुए कौमी सूबाई सम्मेलन में भरपूर कामयाबी हासिल करें। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, बैरिस्टर साहब हमारे साथ हैं। मैं अखुनज़ादा चट्टान साहब, वजूहात होती हैं, वर्कर्स के भी बड़े नाराज़गियाँ होती हैं, वर्कर्स मजबूत होते हैं तो पार्टियाँ मजबूत होती हैं। मैं अपने बचपन की बात करूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में मैं वहाँ मौजूद था तो बड़ी ज़बरदस्त जमात थी, पार्टी वर्कर नहीं रहे, जमात आहिस्ता आहिस्ता होती गई। तो ये बहरहाल वो तो कह रहे हैं कि ये चीज़ें हम कर लेंगे, लेकिन यही चीज़ें जो हैं वो महंगाई के मामलात हों या बाकी जितने भी गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, हुकूमत पर वो सवाल होते हैं। अब ये बार बार एतराज़ हो रहा कि हमने ये 3rd टियर पर आकर जमहूरी हुकूमत भी मजबूत कर रहे हैं, इख्तियारात भी दे रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा आज नाम लिया है आपके सिंध के हवाले से, उन्होंने कहा इसी रवैये का आज शिकार हैं कि वहाँ पर सिर्फ डिक्टेटरशिप बना दी गई है, सूबे में ना वो इख्तियारात दे रहे हैं ना वो बल्दियाती निज़ाम ठीक कर रहे हैं। तो सर एक जानिब आप यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ सिंध के अंदर बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है एक्ट आपका। चट्टान साहब देखिए, झूठी लोग हैं और हमेशा झूठ ही बोलते हैं। पहली बात तो ये कि पहले बल्दियाती जो सेटअप था उसको 30% फंड देते थे, उसको कम करके 20% किया है। दूसरा ये कि पहले डिस्ट्रिक्ट नाजिम होता था और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो इसके नीचे होते थे और नाजिम के पास इख्तियारात थे। अब इन लोगों ने जो अब नया कानून लाया है, इसमें जो तहसील नाजिमीन है इसका सरबराह DC होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा, जिले का जो डिप्टी कमिश्नर है, ये बल्दियाती सेटअप इसके नीचे किया है। तो इन लोगों ने फंड्स भी कम किए और उन लोगों ने इसके इख्तियारात भी बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। सन में तो वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी बल्दियाती निज़ाम को दिया है कि आप लोग खुद जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग टैक्स लगा सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर एक बल्दियाती सिस्टम के साथ टैक्स खुद टैक्स लगाने का और प्रॉपर्टी टैक्स का इख्तियार वो होगा तो वो कितना ज़्यादा मजबूत सिस्टम होगा। दूसरा ये कि वाटर बोर्ड का वहाँ पे मुंतखब बंदे को लगाया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा जमहूरी इदारे जो है उसको मजबूत करते हैं और हम समझते हैं कि जो बल्दियाती सिस्टम है ये जमहूरियत की इकाई है। जो बल्दियात के बगैर जमहूरियत का तस्वुर ये मुमकिन नहीं है। और इन लोगों के दांधली के हालात ये है कि बाजोड़ से 2 तहसील है, अभी इनके जो नताइज है वो नहीं आए हैं। 6 बक्से एक हल्के से 6 पुलिस स्टेशनों के बक्से जो है एक जगह से गायब है और 4 पुलिस स्टेशनों के बक्से जो है वो दूसरे तहसील से गायब है। और अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अपोजिशन को छोड़ दे, पीटीआई के जो वर्कर्स है, पीटीआई की जो MNAs है, पीटीआई की जो MPAs है, वो सिविल कॉलोनी के सामने एहतजाज कर रहे हैं। आप अपने नुमाइंदे से कहें कि वो आपको फुटेजेस भेज दे कि पीटीआई वाले खुद एहतजाज कर रहे हैं। इस तरह का बेनज़्मी, इस तरह का करप्शन, ये तो पहले से इन लोगों ने ठप्पे लगा ली। इसका आप अंदाजा लगाए कि पाजोड़ में एक एजुकेशन ऑफिसर जो सस्पेंडेड था उसको इलेक्शन के लिए लगाया और ऑर्डर में क्या लिखा? ऑर्डर में ये लिखा इसके कि ये सिर्फ इलेक्शन के दिन तक जो है ड्यूटी पे तैनात रहेगा।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से धांधली की है। इससे शिकस्त तो उसको था ही था, तो बेहतर था कि ये धांधली नहीं करते और कह देते कि देखो हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमने धांधली नहीं की, हम हुकूमत के होती हुई फिर भी हमें शिकस्त हुई, लेकिन हमने तो कुछ अखलाकी मुराल इसके पास रह जाते। चलें सर, अब तो अखलाकी मामलात से ज़्यादा चटान साहब चीज़ें जो हैं वो वैसे ही अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेकंड नंबर पर इस वक्त चल रही है, लेकिन अब देखते हैं हतमी नताइज जब इलेक्शन कमीशन देगा तो हम उसी को फिर मानेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ा अहम मामला इस पर है कि ये नताइज हैं वो बड़े अहम हो चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला JUIF और अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में ये नज़र आया। पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल ये एक बड़ी हकीकत और जमात इस्लामी समेत वो बल्दियाती इलेक्शन में नज़र नहीं आई हैं। ये इंडिकेशन होती है बल्दियाती इलेक्शन अगले वाले आने वाले आम इंतखाबात से मुतालिक भी। बहुत शुक्रिया सेनेटर जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अखुंज़ादा चटान साहब आपका भी शुक्रिया, बैरिस्टर सैफ साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के हवाले से। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले एक बहुत बड़े इवेंट के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं ये मीडिया के हवाले से भी बात करूंगा कि इतना बड़ा इवेंट था, लेकिन कल के बल्दियाती इलेक्शन की कवरेज, कल के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज के चक्कर में वो सोशल मीडिया से बहुत बड़ा इवेंट जो है वो शायद गायब सा रहा है उस तरह से जो हाईलाइट होना चाहिए था कि पाकिस्तान में 40 साल के बाद वज़ीर ख़ारजा सतह पर OIC के ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अफ़गानिस्तान का इशू जो इस वक्त बहुत बड़ा और अहम है पूरी दुनिया के लिए, उस पर वो बात भी नहीं हो पाई। हमारे साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, साबिक सफ़ीर हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये बड़ी अहमियत का हामिल एक इवेंट था जो इस्लामाबाद में हुआ, दूसरा एक बड़ा इशू जो इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहा है वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से। 6 नकाती तजावीज़ भी पेश की गई हैं अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से। क्या आप समझते हैं कि इसमें कुछ पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के इशू के हवाले से बाकी इस्लामी ममालिक को समझाने में, कायल करने में और बाकी दुनिया को पैगाम देने में क्या मदद मिलेगी? देखिए, पाकिस्तान अपनी बिसात से आगे जाकर दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि जब सऊदी अरब ने यह इनिशिएटिव लिया OIC की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कॉल करने के लिए, तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर वॉलंटियर किया कि जी हम इसको होस्ट करते हैं। और इस होस्ट करने का फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर तरीके से सुना गया, समझा गया और बाकी मेंबर्स ने उसको देखा। साथ साथ पाकिस्तान में इसको रखने का एक और फ़ायदा ये हुआ कि जो अफ़गानिस्तान का डेलीगेशन था, जिसमें कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और उसकी डेलीगेशन, उनसे बाकियों को मिलने का, सुनने का और समझने का मौका मिला। बंद कमरे में जब ख़ास तौर पे मीटिंग्स हुई तो उससे एक बर्फ पिघलनी तो एक लाजमी सी बात है। इसकी कवरेज इतनी नहीं हुई, आपने सही कहा, लेकिन मैं पहले इसके खदुखाल पर आ जाता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा हर्डल है वो अमेरिका की इस वक्त कोई इसमें राजी होता हुआ भी उसने कोई इंदिया नहीं दिया कि अमेरिका इन तमाम गुफ्तगू से मुत्तफिक होते हुए और वो जो $9.5 बिलियन उन्होंने कब्जा करके बैठे हुए, यानी कि उस एसेट्स को फ्रीज करके बैठे हुए हैं, उसे वो रिलीज कर दें, कुछ और अगर ना करें तो। और फिर अपने बैंकिंग सिस्टम का मामला, न सिर्फ ये बल्कि अमेरिका ने जो अपने सैंक्शन जो उन्होंने वादा किया है दोहा के एग्रीमेंट के पार्ट 1 के जुज डी में ये वादा किया हुआ है कि हम अपने सैंक्शंस को रिव्यू करके रिमूव करेंगे। और जुज सी जो है दोहा एग्रीमेंट का, उसमें उन्होंने वादा किया हुआ है कि यूएस अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए सिक्योरिटी काउंसिल से मिलकर उनके खिलाफ सैंक्शन खत्म करवाएगा। और ये सैंक्शन कौन से हैं? जो असल मसला बना हुआ है इस वक्त वो है 1267 जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का सैंक्शन है, जिसके तहत तालिबान पे सैंक्शन है। लिहाजा भी उनकी गवर्नमेंट है, लिहाजा बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता, लिहाजा वहाँ लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खुल सकता, लिहाजा वहाँ इंपोर्ट नहीं हो सकते, लिहाजा एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, लिहाजा वहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो अपने पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, UNDP हो गया, बाकी UNHCR हो गया है, वो अपने पैसों को बाहर से अफगानिस्तान में लाने में दुश्वारी पैदा उनको महसूस हो रही है। और यही वजह है
कि वहाँ टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली है, म्यूनिसिपल की कॉरपोरेशन के लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है, वहाँ पर जो सोल्जर्स हैं जो काम कर रहे हैं तनख्वाह नहीं मिली है। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि वो जो 6 कदगनें लगाई गई हैं अमेरिका और सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से और अमेरिकन एलाइज की तरफ से, बल्कि चीन, रशिया और बाकियों की तरफ से भी वो 6 कदगनें बरकरार हैं। वो कहते हैं कि हाथ भी बांध दिए जाएं, गला भी घोंट दिया जाए और फिर कहा जाए कि वहाँ आप दहशतगर्दी भी कंट्रोल करें और वहाँ जो है आपकी सरजमीन किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो। ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट, वुमेन राइट, चिल्ड्रन राइट, सारी चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जानिब तो ये चीजें हैं कि दुनिया को बावर कराना है, दूसरा मामला ये भी है जो दोहा एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं उसमें यह भी था कि एक तो लड़कियों के, ख़वातीन के तालीम के मामलात हैं, इंसानी हुकूक का जो इशू, उस पर बहुत ज़्यादा अभी भी यूरोप को एतराज़ात हैं, कनाडा, अमेरिका उसी पर बात कर रहे होते हैं। तो ये जो एक मीटिंग और ये जो चीज़ें पूरे लूप में लेना है इस्लामी ममालिक के साथ, तो इसमें भी आप समझते हैं कि अफ़गान हुकूमत जो है उस पर भी एक अखलाकी तौर पर एक प्रेशर तो बिल्ड रहेगा कि इन चीज़ों को भी जो वादा है वो भी पूरा किया जा सके, तो दोनों साइड से कुछ ना कुछ हासिल उसूल हो पाए? जी बिल्कुल, उसमें पार्ट 2 जो है दोहा एग्रीमेंट का, उसका जुज़ 1 है, उसमें लिखा हुआ है कि अलकायदा और उससे एफिलिएटेड जितने लोग हैं उनको वहां से हटाया जाए, उनको खत्म किया जाए और फिर जो ग्रुप भी अफगानिस्तान में है, ये जुज़ 2 है उसका दोहा एग्रीमेंट का, उस जुज़ 2 में पार्ट 2 का जुज़ 2 जो है उसमें दिया हुआ है कि जितने ग्रुप अमेरिका के लिए खतरा हो सकते हैं या अमेरिकन एलाइज के लिए, उनको भी वहां से निकाला जाए या उनको खत्म किया जाए और फिर अफगानिस्तान में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट कोई नहीं होनी चाहिए अफगानिस्तान से किसी और मुल्क के लिए या दहशतगर्दी के हवाले से, और साथ में किसी दहशतगर्द को असाइलम पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा और अफगानिस्तान उनको पासपोर्ट नहीं देंगे। तो इसको तो देखें, वक्त के साथ इसका असेसमेंट किया जा सकता है ना। इस वक्त तो तालिबान कह रहे हैं कि हम अलकायदा को जो बिल्कुल उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, उनको अब निकालने के लिए कह दिया है। ये हकीकत है कि उन्होंने ये नहीं माना कि अलकायदा के सारे लोग चले गए हैं वहां से। तो आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ तालिबान को मजीद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ करने के लिए जो उनके पास मशीनरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सोल्जर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तो काम करें। उनको 3-3, 6-6 महीने से तनख्वाह ना मिली हो तो वो क्या खाक काम करेंगे? तो लिहाजा ये चिकन और एग वाली सिचुएशन आ गई है। अमेरिका एक तरफ तो या सिक्योरिटी काउंसिल कदगने लगाए बैठा है और दूसरी तरफ ये है कि उनको रस्सी से उनके हाथ तो इस तरह से ये मुमकिन नहीं है कि इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है और अफगानिस्तान का रुख फिर से जो है वो खुदा न खास्ता तब्दील हो सकता है, जिसका अदराक इस वक्त आलमी ताकतों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब जो थे, सीनियर तज्ज़ियाकार और साबिक सफ़ीर। और अब देखना ये है कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है इसके अब नताइज अगले आने वाले दिनों में वो क्या नज़र आते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।